इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, ये आज के सेशन में हम थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें। इसके मैं आपको उसके भी काउंटर पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि जैसे जो प्रो यूएस पॉलिसी की बात करते हैं भारत में, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं, वो कैसे क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया रशिया रिलेशनशिप को लेकर, और जो उसको काउंटर करते हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है चीज़ों को समझना, बट थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो एक बार के लिए ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है आपको क्लियर हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा आपको दोनों व्यू पॉइंट देने की, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ठीक है जी। रिजल्ट आया, 2 मेजॉरिटी नहीं मिली, बट सरकार बनाने में कामयाब हुए, ठीक है। सबसे पहले वो G7 में पहुंचाते हैं। G7 में वो मेंबर नहीं हैं, भारत मेंबर नहीं है, बट स्पेशल इन्वाइटी थे प्रधानमंत्री, और वहां पर जाकर जो है वो बात करते हैं, ठीक है, कि हाँ जी, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना चाहिए, इंडो पैसिफिक फ्री रीजन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं वही सारी बातें जो यूएस या वेस्ट करना चाहता है, उन्हीं की मतलब कह लीजिए जुबान में, और जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो करना चाहते तो हमने इसलिए बोला, ठीक है। भारत ने वो स्टैंड रखा क्योंकि भारत भी उस स्टैंड को मानता है, उस स्टैंड को हमने वहां पर रखा। चलो, अब क्या होता है कि जो है भारत के प्रधानमंत्री दो दिन की यात्रा के लिए रशिया जाते हैं। अब इस 2 दिन की यात्रा में बहुत सारे MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौते साइन होते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ठीक है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर को मैं थोड़ा सा आपको मैप में शो कर देता हूं। अब देखो, इसको अगर आप देखोगे कि रशिया के साथ जो हमारा कनेक्ट है, मतलब थ्रू सी रूट, वो जनरली क्या था कि यहां से मुंबई से आप गए, ठीक है जी, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है जी, फिर आप जो है मेडिटेरेनियन सी, सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, देन नॉर्थ सी, ठीक है, फिर आप जो है यहाँ पर रशिया पहुंच रहे थे, ठीक है। तो पूरा का पूरा मान के चलो वेस्ट एशिया क्रॉस करते हुए, यूरोप क्रॉस करते हुए, सो विच इज दिस मच ऑफ नॉटिकल माइल्स। अब जो है एक ऑल्टरनेटिव रूट, ठीक है, चेन्नई से आप देखिए यहां पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, फिर आपका जो है यहां पर साउथ चाइना सी, एंड देन जो है आप जो फार ईस्ट है, ठीक है, फार ईस्ट है रशिया का, वहां पर पहुंचना चाहते हैं। रशिया का जो कह लीजिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो वेस्टर्न रशिया में रहती है, जो कि यूरोप का पार्ट है, यूरोपियन कल्चर है। बट ये जो पार्ट है, जो कह लीजिए साइबेरिया वाला पार्ट है, इसको रशिया डेवलप करना चाहता है, इसमें रशिया इन्वेस्टमेंट चाहता है। इवन इंडिया से भी वो सीख करता है कि भाई हाँ, आप यहां पर आके इन्वेस्टमेंट करें। तो यहां पर दोनों मतलब इंडिया और रशिया जो है दोनों साथ में आना चाहते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट क्या है, यहां पर आपका साखलिन आइलैंड है। साखलिन आइलैंड में जो रशिया का टेरिटरी है, वहां पर ऑयल रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है। तो डुअल मतलब दोनों चीजें करना चाह रहे हैं, ठीक है। इंडिया की इन्वेस्टमेंट होगी, इंडिया को ऑयल चाहिए, इंडिया को रिसोर्सेज चाहिए, और रशिया चाहता है कि उनके फार ईस्ट एरिया में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, उसमें इन्वेस्टमेंट हो, और उसमें इंडिया जो है हमारा पार्टनर बने। तो यहां पर जब हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं, व्लादिवोस्टोक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शहर है वहां का फार ईस्ट में, वो जो है लगभग 5647, तो आप यहां पर देख सकते हैं 3000 माइल्स का डिफरेंस है, 3000 माइल्स का, 3000 नॉटिकल माइल्स का, ठीक है। एक नॉटिकल माइल में होता है 1.852 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आप 3000 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3000 से 1800 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 किलोमीटर्स का जो है यहां पर डिस्टेंस आपको कम मिलता है, ठीक है। तो दोनों के बेनिफिट यहां पर आपको समझ आ रहे हैं कि रशिया क्या चाहता है और इंडिया क्या चाहता है, ठीक है जी। उसके अलावा, ठीक है, यहां पर आप थ्रू सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी होगी, ट्रेड बढ़ेगा, और इंडिया जो है यहां पर 2 कॉन्सुलेट्स भी खोलने जा रहा है। अगर आप रशिया में देखेंगे, यहां पर एक कजान है, ठीक है जी, यहीं पर आपका एक और शहर है इनका, एकातारिनबर्ग, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सुलेट्स है, ठीक है, वो टूरिज्म को बढ़ावा देगा, ट्रेड को बढ़ावा देगा। और इसके अलावा जो है यहां पर उन्होंने कहा है कि हम गंगा वोल्गा डायलॉग की बात उन्होंने करी, अंडरस्टैंडिंग करी, कॉपरेशन की बात करी, और यहां पर रूपी रूबल ट्रेड की भी बात करी, ठीक है। यूएस के जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, यूएस के सैंक्शंस लगने के बाद, मतलब जिसको लिटरली ये कहा गया कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक है, जब यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया पर, वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे। बट आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 2.5 साल में, जब से ये वॉर चल रहा है, लगभग 2.5 साल में,
रशिया की इकोनॉमी डूबने की बजाय रशिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है। रशिया की इकोनॉमी जो है पहले से बेहतर चल रही है। अब ये कैसे हो गया, मतलब एक तरफ पूरा वेस्टर्न नेशन जो कि बहुत पावरफुल नेशंस हैं, इकोनॉमिकली मिलिटरीली पावरफुल नेशंस हैं, पॉलिटिकली पावरफुल नेशंस हैं, उनके सैंक्शंस के बावजूद रशिया जो है ग्रो कर रहा है। इसमें जो है एक बहुत बड़ा रोल भारत का भी आता है, चाइना का है बहुत बड़ा रोल, और उसके बाद भारत का एक रोल है। देखो, जब ये सैंक्शंस लगे तो इंडिया और रशिया के बीच में, मतलब उससे पहले, इस युद्ध से पहले भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड था वो लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर के बीच में था। अब ये ट्रेड बढ़कर 60+ बिलियन डॉलर्स हो चुका है, मतलब 6 टाइम्स हो चुका है। अब ये 6 टाइम्स में अगर आप देखोगे तो जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है रशियन क्रूड ऑयल, ठीक है। रशियन क्रूड ऑयल जो कि हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर सऊदी अरेबिया हुआ करता था या ईरान हुआ करता था, मतलब ये हमारे सबसे बड़े इंपोर्टर्स थे क्रूड ऑयल के। क्रूड ऑयल जो है लगभग हम 85% हमारे क्रूड ऑयल की जो हमारी कंजम्पशन है पूरे भारत की, उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें सबसे बड़े कह लीजिए हमारे इंपोर्टर थे सऊदी अरेबिया और ईरान, उनसे हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। पर अब सबसे बड़ा इंपोर्टर क्रूड ऑयल का हमारा रशिया है। तो कहीं ना कहीं रशियन ऑयल बाय करके जो है एक तरीके से रशिया की इकोनॉमी को मदद मिल रही है। अब ये हो गया रशिया, मतलब एक तरीके से वेस्ट का जो नैरेटिव है कि देखिए रशिया, इंडिया जो है रशिया की इकोनॉमी को फंड कर रहा है। अब इंडिया इसमें काउंटर पॉइंट ये देता है, या कह लो कि जो प्रो यूएस या प्रो वेस्ट की बात करते हैं वो इस तरीके से इंडिया को दिखाना चाहते हैं लाइन, मतलब इस लाइट में कि देखो इंडिया फंड को, वॉर को फंड कर रहा है। इंडिया इसका काउंटर पॉइंट ये देता है कि अगर भारत जो कि बहुत बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, अगर वो रशिया से ऑयल लेना बंद कर देगा तो किससे लेगा ऑयल? सऊदी अरेबिया से, ईरान से, इराक से और वेनेजुएला, मतलब जो भी कह लीजिए ओपेक कंट्रीज है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी है नहीं है तो प्राइसेस बढ़ेंगी। उसका नुकसान यूएस को और यूरोप को देखना पड़ेगा। और पिछले 2.5 साल में यूएस और यूरोप सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। इन्फ्लेशन यहाँ पर ऑल टाइम हाई चल रही है। यूएस में इन्फ्लेशन हमने देखा कि पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन वहाँ पर देखने को मिली। यूके की सरकार, मतलब लिज ट्रस जो प्रधानमंत्री बनी थी, 1.5 महीना प्रधानमंत्री रही, उसके बाद ऋषि सुनक बने जिनकी बहुत करारी हार हुई इलेक्शंस में। ये सारी की सारी कहानी इकोनॉमी की वजह से है, इन्फ्लेशन की वजह से है। तो अब मान के चलिए कि अगर हम रशिया से ऑयल ना ले रहे होते और इनसे ऑयल ले रहे होते तो और कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन फ्यूल होती, और ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट भारत में भी होता है, जिसमें कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी है जो कह लीजिए बिलो पॉवर्टी लाइन है, लोअर मिडिल इनकम पॉपुलेशन है, वो सीधा सीधा प्रभावित होती। बहुत मिलियंस ऑफ पीपल विल बी फोर्स्ड इनटू द पॉवर्टी। तो ये जो है इंडिया जो है इस तरीके से इसको लॉजिक देता है, और उसी रशियन ऑयल को रिफाइन करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। द आइडिया है रिस्क, उसको रिफाइन करके हम यूरोप को बेच रहे हैं। तो यूरोप के देश बेसिकली क्या कर रहे हैं? यूरोप के देश वहां की पब्लिक को, वहां की मीडिया को ये दिखा रहे हैं कि हम नहीं रशियन ऑयल ले रहे हैं, हम तो इंडिया से रिफाइंड जो है प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा क्योंकि उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, वो भी इसको बाईपास नहीं कर सकते। ये नेचुरल रिसोर्स है जहाँ से सस्ता मिलेगा, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, वो एक नेसेसिटी है, पॉलिटिकल नेसेसिटी है, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक नेसेसिटी भी है, ठीक है। अगर आप वो इकोनॉमी को ध्यान में नहीं रखोगे तो सीधा सीधा आपकी पॉलिटिकल पावर भी हाथ से जाती है। बिल्कुल सीधा फंडा है ये, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है मतलब एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अक्रॉस द वर्ल्ड उसके हाथ से सत्ता जाना। अब यहां पर जो है भारत ये कहता है कि भाई देखिए हम इसकी वजह से ये क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। एक सबसे पहले हमारी नेसेसिटी है, बहुत बड़ा चंक है हमारी पॉपुलेशन का जिसको हमें फीड करना है, उनको सस्ते में जो है पेट्रोल देना है, या कह लीजिए रिसोर्सेज देने हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने से सीधा सीधा हमारे जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसके दाम भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्ट कोरिलेशन है वहां पर, ठीक है जी। तो ये एक कहानी है। अब आता है कि लाइक वाई रशिया इज सो इंपॉर्टेंट। पहला तो पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है, कि मैं इसको ब्रॉड पॉइंट्स मैंने इसको लिखे हैं, तो मैं एक एक पॉइंट को आपको थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। कोल्ड वॉर एरा, देखो जब भारत देश आज़ाद हुआ, भारत के पहले प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है नॉन अलाइड मूवमेंट का हिस्सा होंगे, हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना तो हम यूएसए का ना यूएसएसआर का। बट इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा, ठीक है, क्योंकि यूएस से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो हमें नहीं मिली। यूएसए ने नाटो बनाया, नाटो का एक छोटा कैंप था सियाटो भी, ठीक है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें उनका एक बहुत बड़ा पार्टनर बना पाकिस्तान, ठीक है। इनिशियली इसीलिए हम देखते हैं कि 1980s तक जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज ग्रोइंग बेटर देन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। उनकी पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा थी। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, उनको लगता है कि जी पाकिस्तान तो बहुत पिछड़ा हुआ देश रह गया है, बहुत पीछे रह गया है। वो पिछले 30-35 साल की कहानी है। पहले 40 साल जो है पाकिस्तान बेटर जो है वाज डूइंग बेटर देन इंडिया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है इकोनॉमिकली, और उसके पीछे दो बड़े कारण हैं, एक सऊदी अरेबिया और एक यूएसए। दोनों ही देशों ने खूब यहाँ पर फंडिंग करी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो उस सारी की सारी सिचुएशन में इंडिया की मिलिट्री नीड्स को किसने पूरा किया? इंडिया की मिलिट्री नीड्स को पूरा किया रशिया ने। आज भी हमारा डिफेंस इक्विपमेंट में 60% से ज़्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया से आते हैं, डिस्पाइट इंडिया डूइंग इट्स बिट इन द लास्ट 10 ईयर्स कि हम डिफेंस इनोवेशन, आईडेक्स की बात कर रहे हैं, इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस, हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। बट डिस्पाइट दैट आज भी हमारा 60% लगभग 60% जो इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट, वो रशिया से ही आता है, ठीक है। तो रशिया पर हम मिलिटरीली डिपेंडेंट हैं। और 1971 की वॉर में जब भारत ने प्रेशराइज किया, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, कि आप यहाँ से वापस हटिए, अपनी फोर्सेस को निकालिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना जंगी जहाज भी भेजा। उस समय पर यूएसएसआर ने ही हमें सपोर्ट किया था, नहीं तो उस वॉर का कह लीजिए रिजल्ट कुछ और हो सकता था और जियोपॉलिटिक्स भी कुछ और हो सकती थी। तो ये मतलब मैं हिस्टोरिकली आपको बता रहा हूँ कि रशिया हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। कि रशियन सेइंग भी है, एन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन न्यू वन, ठीक है, अ वन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन टू न्यू वंस। तो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन है, तो कोल्ड वॉर एरा से स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन। अब बात आती है कि ठीक है उस समय उन्होंने सपोर्ट किया, तो क्या आज भी हम उसी इमोशनल बैगेज को लेके चल रहे हैं? जी नहीं, हम इमोशनल बैगेज को नहीं लेके चल रहे हैं। हम बहुत प्रैक्टिकली, हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिकली बहुत बदल चुकी है पिछले 10 सालों में, या पिछले अगर मैं कहूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही भारत जो है, जब कह लीजिए यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो हमें समझ आ गया कि यूएस एक मात्र पावर है और यूएस के बिना जो है इस देश में चलना मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया और प्रो यूएस पॉलिसी अपनाया। इसीलिए उस समय पर बिल क्लिंटन भारत आते हैं, ठीक है जी। पूरी की पूरी आगे कहानी चलती है यूएस के साथ रिलेशनशिप, और पिछले कुछ सालों में यूएस के साथ रिलेशनशिप काफी सुधरे हैं, ठीक है जी। बट एट द सेम टाइम हम जो है रशिया को भी साथ लेकर चल रहे हैं। उसका रीजन मैंने आपको बताया। तो मिलिट्री हार्डवेयर जॉइंट वेंचर्स, देखो यूएस और रशिया दोनों से हम मिलिट्री इक्विपमेंट ले रहे हैं, पर दोनों में ना एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, ठीक है। यूएस है पक्का बिजनेसमैन, ठीक है, तो यूएस जो है वो आपको कभी भी टेक्नोलॉजी देने के लिए एग्री नहीं करता। बट रशिया के साथ ये है कि आप अब रशिया जो है, अब वो उसको आप रशिया की कंपल्शन समझो या रशिया के साथ हमारे पुराने रिलेशन समझो कि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बट रशिया जो है नाउ एग्रीड टू गिव अस द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। अब जो जॉइंट प्रोडक्शन है वो भारत में हो रही है। जैसे हमने जैसे AK-47 है तो उसी बेसिस पे AK-203 जो राइफल्स हैं वो भारत में बन रही हैं, ठीक है। बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट जो है रशिया की हेल्प से हम भारत में बना रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि भारत चाहता है कि हम सिर्फ इंपोर्टर बनकर ना रह जाएं, हम सिर्फ आयात ना करें, हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में करें, ठीक है। तो ये उसमें रशिया जो है भारत का साथ देता है। यूएस आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में भी अगर आप देखोगे तो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया ने लगाया और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी लगाना चाहता है। दो रिसेंटली जैसा जर्मनी में हुआ, फुकुशिमा डिजास्टर हुआ आपका जापान में, तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं दुनिया भर में थोड़ा सा एक जो पेस थी आज से 15 साल पहले वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। बट न्यूक्लियर एनर्जी
आज भी रशिया इज एग्रीइंग कि हम जो है और 6 प्लांट लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कह लीजिए रीजन है। उसके बाद आपका जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन, बैलेंसिंग चाइना, ठीक है। देखो, दो रशिया की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है चाइना पर पिछले 2.5 सालों में। प्रैक्टिकली हम कहें तो रशिया की इकॉनमी जो मैंने आपको कहा कि ग्रो कर रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है आपका चाइना, क्योंकि लिटरली जो प्रोडक्शन हो रही है रशिया में, वो रशिया की प्रोडक्शन कहाँ जा रही है, मैक्सिमम आपकी जा रही है चाइना में। तो चाइना काइंड ऑफ, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, वो उसकी जितनी प्रोडक्शन है उसको कंज्यूम कर ले रहा है, तो उसकी इकॉनमी को फंड करने में बहुत मदद दे रहा है। बट इस सारी चीज़ों को देखते हुए जो बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे चाइना के साथ लाइक लद्दाख रीजन में या अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना के साथ है, वो सेम कहानी आपकी रशिया और चाइना के बीच में भी रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, और रशिया को पता है लाइक द करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कि चाइना को भी कल को काउंटर करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसको इंडिया की सपोर्ट चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स बेशक वो एससीओ हो, ठीक है, वो ब्रिक्स हो। अब यहां पर इंडिया और रशिया पार्टनर्स हैं। जो है आपका नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि इंडिया की कनेक्टिविटी थ्रू ईरान, ठीक है, छाबार पोर्ट से सेंट्रल एशिया से रशिया तक, वो भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जो है रशिया के साथ कई सारे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे साथ हैं। सिर्फ साथ नहीं है, लॉजिकली अगर आप देखें, इंडिया भी डी डॉलराइजेशन को कहीं ना कहीं चाहता है कि डॉलर का जो इतना एक डोमिनेंस है वो थोड़ी सी कम हो, हम जो है रुपी और रूबल में ट्रेड कर सकें, रुपी की रेलेवेंस बढ़े, रुपी को एक्सेप्टेबिलिटी मिले, यूपीआई ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्टेबिलिटी मिले। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है कि जो यूएस की एक डोमिनेंस है उसको कम करना चाहते हैं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। तो उसमें रशिया, चाइना, एससीओ, ब्रिक्स जो है हेल्प करता है, एक तरीका है कहीं ना कहीं काउंटर करने का टू यूएस नरेटिव। ओके, देन आपका आता है इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड की तो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं, $10 बिलियन का ट्रेड था, वो $60 बिलियन जो है पहुंच चुका है, और 2030 तक का टारगेट है जी $100 बिलियन का, ठीक है, $100 बिलियन का टारगेट है। तो आप मान के चलिए कि जो मतलब इसको अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे, तो जहां पर हम 2020-21 में $10 बिलियन की बात कर रहे हैं, 2030 में हम $100 बिलियन की बात कर रहे हैं, तो 10 टाइम्स जो है ट्रेड की बात कर रहे हैं। इंडिया इन्वेस्टमेंट भी चाहता है, इंडिया चाहता है कि आप ऑब्वियसली लाइक मतलब जो हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? अगेन द चाइनीज सेइंग, चाइनीज कह लीजिए जो राष्ट्रपति रहे हैं डेंग शाओपिंग, जो उनकी 1978 में जब उन्होंने इकॉनमी को ओपन अप किया, तो उन्होंने एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट उस समय पर दी थी कि बिल्ली काली हो या सफ़ेद, पैसा आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, चाइनीज़ इकॉनमी ग्रो करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसी तर्ज पर आप इस पूरी कहानी को समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट भारत में आनी चाहिए और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होना चाहिए। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी रशिया जो है भारत को सपोर्ट करता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं हिस्टोरिकली, ठीक है, मिलिट्रीली, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, के रशिया इतना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, डिस्पाइट यूएस वार्निंग। यूएस के जो एम्बेसडर हैं भारत में, एरिक गारसेटी, उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं एक जिसको डिप्लोमेटिक भाषा में धमकी कहा जाता है, वो लिटरली धमकी दी है कि इंडिया जो है फॉर ग्रांटेड यूएस को ना ले, ठीक है। तो ये जो है उसके बावजूद इंडिया इज गोइंग अहेड विद द टॉक्स विद रशिया। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। चलो, आई होप जो है आपको थोड़ा सा आइडिया है। देखो अगली न्यूज़ है, इंडिया एंड रशिया एम फॉर $100 बिलियन ट्रेड्स, सो एम टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय 2030, एड्रेसिंग ट्रेड इम्बैलेंसेस, नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करना, कंसिडरिंग ये भी बात की जा रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड इंडिया। अब सवाल आता है कि ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या है, ठीक है जी। तो इसको देख लो, इसमें आते हैं आपके
कुछ देश जैसे कि रशिया, बेलारूस बेलारूस जो कि रशिया का बहुत क्लोज पार्टनर है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, तो 5 देश और इंडिया, ठीक है। तो ये देश आते हैं, इंडिया इनके साथ ट्रेड करेगा। इसके अलावा जो है एनर्जी ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, वीट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए चीज़ें हैं जो कि ट्रेड होती हैं। रिवाइटलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स। इंडिया का बायलेटरल ट्रेड रीचेस $65 बिलियन है ना, मैंने आपको बोला $60+ बिलियन हो चुका है, 33% इंक्रीज है। प्री पैंडेमिक लेवल पर मात्र $10 बिलियन था, 6 गुना हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। और नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नदरन सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक लाइन, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा एनालिसिस, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, बट आई एम होपिंग कि आपको समझ आया होगा अच्छे से कि क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यूनेस्को डेजिग्नेट्स 11। अच्छा, एक और पॉइंट, सॉरी, एक जो मैं पॉइंट मिस कर गया कि कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया सीधा मतलब एक रशिया को आज के समय पर एक डिक्टेटर के रूप में देखा जा रहा है, खासकर पुतिन को जो है डिक्टेटर के रूप में देखा जा रहा है, और उसको वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। और ये कहा जाता है कि इंडिया जब उसके साथ खड़ा है, और जो पिक्चर्स क्लिक हुई हैं जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जा रहा है, तो ये पिक्चर्स बहुत अच्छी रही हैं। देखो, एक विजिट होना अलग बात होती है, एक कहते हैं ना, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बयान करती हैं, तो ये मैसेजिंग बहुत गलत जा रही है। बट इसका भी काउंटर पॉइंट देखो, ये कहा जाता है कि आप यूएस को नाराज कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते। जो यूएस के एम्बेसडर, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया की नीड है। तो यूएस के एम्बेसडर ने भी ये बात कही कि इंडिया जो है युद्ध के समय पर एक बैलेंस, डिप्लोमेटिक बैलेंस नहीं बना के रख सकता, इंडिया को कहीं ना कहीं एक साइड लेनी ही होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यूएस का जो कह लीजिए एक व्यवहार रहा है, एक 75 सालों में उन्होंने हमेशा से उपदेश दिया है, लोगों को बताया कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, बट वो आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। दे आर डिक्लाइनिंग पावर, और इंडिया को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करने का हक है, एक सॉवरन नेशन है, और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से रखेगा। अच्छा, और एक बात यहाँ पर कि यूएस जो है, जब वो डिक्टेटरशिप, ये सारी चीज़ें बातें जो यहाँ पर कह लीजिए उपदेश, अगर मैं सीधा कहूँ तो उपदेश देता है, तो सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है जी, जिसको कि पिछले लगभग 50 सालों से, 70 सालों से यूएस ने सपोर्ट किया है। उसके अलावा बहुत सारी रिजीम्स हैं अफ्रीका में जो सपोर्ट की गई हैं, जो मिलिट्री रिजीम्स हैं, डिक्टेटर रिजीम्स हैं, साउथ अमेरिका में डिक्टेटरशिप, सेंट्रल अमेरिका में डिक्टेटरशिप जो कह लीजिए रिजीम्स हैं, उनको सपोर्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय पर जब आप डिक्टेटरशिप को या डिक्टेटर को सपोर्ट करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया से आपको पता है कि आपकी पेट्रो डॉलर्स की इकॉनमी चलती है, और उससे आपको ऑयल मिलता है, तो आप वहाँ पर, आपको डेमोक्रेसी है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो एक कह लीजिए लिटरली कहें तो इसको दोगलापन और डबल स्टैंडर्ड्स, डुअलिटी, तो ये जो है कहीं ना कहीं इसका काउंटर जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स करते हैं कि ये सही नहीं है, ठीक है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में ये है कि हम, जैसे हमने कहा कि दोनों ही चीज़ों को भारत जो है बैलेंस करके चल रहा है, दोनों के साथ ही ट्रेड चाहता है, दोनों से ही इन्वेस्टमेंट चाहता है, ठीक है। तो ये एक कह लीजिए